इस वीडियो का क्वेश्चन है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कैसे अपॉइंट किया जा सकता है और कौन से ग्राउंड है जिसपे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को हटाया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, मतलब क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब पहले ये जानना जरूरी आर्बिट्रेटर होता कौन है। तो जब भी हम लोग अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करा रहे होते हैं तो उसमें जो जज रहता है उसे हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं। अब आर्बिट्रेटर या तो सिर्फ एक जज हो सकता है, यानी कि एक आर्बिट्रेटर हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हो सकते हैं। तो जैसे आप लोग कोर्ट में होता है, अगर जज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच बोलते हैं, तो सेम यहाँ पे आर्बिट्रेटर को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलते हैं, चाहे एक आर्बिट्रेटर हो चाहे पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर हो। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इनके अपॉइंटमेंट दो लोग कर सकते हैं, मतलब एक तो पार्टीज करेंगी या दूसरा कोर्ट करता है। अब पार्टीज कब करती हैं? देखो, या तो पार्टीज के पीछे पहले से अग्रीमेंट हो रखा होगा कि जो है हम ये प्रोसीजर फॉलो करके आर्बिट्रेटर को चुनेंगे, लेकिन और या तो दूसरा मेथड ये होगा इन लोग के बीच में किसी भी तरीके का प्रोसीजर नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, एक एक आर्बिट्रेटर को चुनेंगे और वो जो दो आर्बिट्रेटर चुने जाते हैं दोनों पार्टी के द्वारा, वो एक और आर्बिट्रेटर को चुन लेंगे जिसे हम लोग प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर बोलेंगे। अब जो दूसरा है, कोर्ट चुनती है। अब कोर्ट में दोनों कोर्ट चुनती है, हाई कोर्ट भी चुनती है, सुप्रीम कोर्ट भी चुनती है। तो फर्क क्या है दोनों में? सुप्रीम कोर्ट ना तब एक्शन लेती है जब मैटर जो है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का, मतलब पार्टीज जो है वो इंडियन नहीं है, मतलब कुछ फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है हमारे डिस्प्यूट में। और अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, मतलब घर की ही बात है, तो उसमें हाई कोर्ट। अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है। मान लो पार्टीज के बीच में किसी तरीके का अग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, और क्या कहते हैं कि एक पार्टी जो है उसने दूसरे पार्टी को नोटिस दिया कि चलो अब हमारी जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है, अब तुम अपना आर्बिट्रेटर चुन लो। लेकिन दूसरा पार्टी नहीं चुनता है 30 दिन के अंदर, या फिर जो दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं दोनों पार्टी, वो मिलकर एक तीसरे आर्बिट्रेटर को 30 दिन के अंदर नहीं चुनते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। फिर अगले स्लाइड पे, अगर मान लो जो पार्टीज है वो प्रोसीजर नहीं फॉलो करती, या फिर कोई भी, मतलब या फिर मान लो जो इंस्टीट्यूशन है, जिस इंस्टीट्यूशन के पास ये लोग अपना मैटर लेकर गए हैं, वो इंस्टीट्यूशन जो है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, वो किसी तरीके का आर्बिट्रेटर नहीं चुन रही है, तो इन सारी जगहों पे जो है मतलब कोर्ट एक्शन में आती है और कोर्ट आर्बिट्रेटर को चुनती है, या कोर्ट किसी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को काम जो है डिजिग्नेट कर देती है। तो मतलब यही, मतलब मोटी मोटी भाषा में कहे तो यही है कि जब काम नहीं हुआ, पहले बाकी रेमेडीज आपने देखी, बाकी तरीके देखे, जब काम नहीं हो रहा तब तो फिर कोर्ट के पास जाना ही है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो जो अगली स्लाइड पे क्वालिफिकेशन, सबसे पहले नेशनैलिटी की बात करते हैं। तो ऐसे तो कोई ये नहीं है कि तुम इस नेशनैलिटी के चुन सकते हो, इस नेशनैलिटी के नहीं चुन सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी नेशनैलिटी को। हाँ, लेकिन अगर पार्टीज ने आपस में समझौता कर रखा है कि भाई यही नेशनैलिटी होना चाहिए तो बात अलग है। लेकिन अगर मान लो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, ठीक है, और जो दोनों पार्टीज हैं वो जिस कंट्री की, हम उस कंट्री के आर्बिट्रेटर को नहीं चुनते, क्योंकि मान लो एक ही आर्बिट्रेटर हुआ, अब क्या होगा, जिस कंट्री का होगा अपने उसी के सिटीजन को तो फेवर करेगा ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। और क्वालिफिकेशन क्या है? देखो, ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि अगर आपको आर्बिट्रेटर बनना है तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आपने ये किया हो, मतलब आपके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पार्टीज ने आपस में अग्री कर रखा है, पार्टीज के ऊपर है, लेकिन जो भी आर्बिट्रेटर आप चुनो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, उसके अंदर पार्शियलिटी ना हो। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को ज्यादा फेवर कर रहा है, आप किसी दूसरे पार्टी, मान लो दो पार्टी से इन्वॉल्व है, एक पार्टी के रिलेशन को बिलोंग करता है, तो डिसीजन जो है कहीं ना कहीं बायस्ड ही होगा, विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और जो आर्बिट्रेटर है जब उसे अपॉइंट किया जाता है तो उसे सारी बातों का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि वो मतलब उसका किसी तरीके का रिलेशन तो नहीं है, कोई सब्जेक्ट मैटर से तो मतलब रिलेशन नहीं है। हम आगे से थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखेंगे कि कोर्ट में जाने के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स है, मतलब क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी तो ही आप कोर्ट जा सकते हो। तो पहला ये है कि वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, जैसे सेक्शन 7 में बता रखा है ना, जिस तरीके का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एकदम वैसा ही होना चाहिए। और जैसा सब, या फिर मान लो कि पार्टीज जो हैं उन्होंने अपने अग्रीमेंट में बात मेंशन कर रखी है कि हम लोग जो अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कराएंगे, मतलब आर्बिट्रेटर के बारे में बात हो रखी है। अब पार्टीज जो है म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू अपॉइंट करें, या फिर
पार्टीज के बीच में किसी तरीके का डिफरेंस अराइज हो चुका है जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है, या फिर क्या कहते हैं कि मान लो जो नोटिस है जो कि आर्बिट्रेशन की बात कर रहा है, वो नोटिस जो है दूसरी पार्टी तक पहुंच जाना चाहिए, मान लो ऐसे पहुंचा ही नहीं है, तो ये तो फिर अब दूसरे पार्टी को बात पता ही नहीं चल रही, पहले ही कोर्ट जा रहा है, पहले जो सामने वाला पार्टी इन्वॉल्व है, जो पार्टी कंसर्न है, उसके पास भी तो नोटिस जानी चाहिए, नोटिस ही नहीं जा रही, आप पहले ही कोर्ट आके जा रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होगा। अब आता है अगले साइड पे, यहाँ पे देखेंगे आर्बिट्रेटर कितने होने चाहिए। अब आर्बिट्रेटर के लिए ना ऐसा कुछ नहीं है, एक आर्बिट्रेटर भी चल जाएगा, लेकिन मेन बात यह है ना कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर नहीं रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कोई फैसला सुनाएंगे तो टाई हो जाएगा ना अगर इवन नंबर ऑफ लोग रहेंगे, इस वजह से कोशिश हमेशा ये रहती है कि ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर है, हंग डिसीजन ना है। और वैसे तो अगर मान लो पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर रखा है पहले कि हम लोग 3 आर्बिट्रेटर होंगे, 5 आर्बिट्रेटर होंगे, तो भाई उतनी ही आर्बिट्रेटर चुने जाएंगे, लेकिन मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं है तो एक ही आर्बिट्रेटर काफी है। अब एक और बात यह है कि अगर मान लो जो आर्बिट्रेटर है, ठीक है, वो इवन नंबर में है, तो क्या जो लोग फैसला सुना देंगे वो इनवैलिड हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस में कहा गया था नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया, उसमें ये बोला गया कि अगर पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, जब हुआ तो आपने तब कुछ एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आपने ऑब्जेक्शन नहीं शो किया पार्टीज ने, तो उसके बाद ये नहीं कह सकते कि हमारा फैसला तो इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर ने दिया है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम आता है कि इस साइड पे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या ग्राउंड्स है जिसपे आप आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे नॉर्मली गेस भी कर सकते हैं। तो पहला है कि मान लो जो आर्बिट्रेटर है वही पार्शियल है, वही इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी का पता कैसे लगता है? तो इसके लिए ना 5th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल में ये कहा गया, मान लो जो पार्टीज की किसी रिश्तेदारी में आता हो, ये हो सकता है, या फिर मान लो कोई ऐसी बात है जिससे कि आर्बिट्रेटर का पैसा जुड़ा हुआ हो किसी तरीके का, उसको पैसा मिलेगा कि अगर ये डिसीजन आएगा, ये डिसीजन नहीं आएगा, उसका कुछ फायदा नुकसान हो, ये सब जो रीजंस है वो बताते हैं इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के बारे में। या फिर उसे ऐसा लगता है कि अगर कि उसका फेम नेम पढ़ेगा, बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं, मतलब उसका डिसीजन बायस्ड रहेगा इस रीजन की वजह से। वैसे कोई जरूरत नहीं है इतना 5th शेड्यूल को डिटेल में पढ़ने की, बट इफ यू वांट यू कैन रीड इट। या और ऐसा जरूरी नहीं है, मान लो अपॉइंटमेंट के टाइम तो डिस्क्लोजर करना ही है, लेकिन मान लो अपॉइंटमेंट के बाद कुछ ऐसा रिलेशन, कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे लगता है कि जो आर्बिट्रेटर है उसका डिसीजन बायस्ड होने वाला है, तो भी हटाया जा सकता है। या फिर 7th शेड्यूल की किसी कैटेगरी में फॉल कर रहा हो। 7th शेड्यूल में क्या है? वही है कि जो आर्बिट्रेटर है उसका क्या रिलेशन है पार्टीज के साथ, डिस्प्यूट के साथ, या फिर जो और आर्बिट्रेटर्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है। या फिर अगला ग्राउंड ये है कि मान लो जो अग्रीमेंट हुआ इन लोग के बीच में, पार्टीज के बीच में, उस हिसाब से क्वालिफाइड ही नहीं है। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जिसपे चैलेंज किया जा सकता है। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे अभी मैं डिस्क्लोजर की बात कर रही थी, शुरुआत में करी थी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि डिस्क्लोजर किस चीज का करना होता है और कैसे होता है, कहाँ पे चीज प्रिस्क्राइब्ड है। तो उन्हें किस किस चीज का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, इन्हें ये बताना पड़ेगा कि क्या इनका कोई डिस्प्यूट से तो रिलेशन नहीं है, सब्जेक्ट मैटर से तो कोई रिलेशन नहीं है, पार्टीज से तो किसी तरीके का रिलेशन नहीं है, या फिर बाकी जो आर्बिट्रेटर के साथ काम कर रहे हैं उनसे तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब किसी भी कैपेसिटी में हो सकता है, फाइनेंशियल कैपेसिटी में, प्रोफेशनल, या फिर किसी भी तरीके का रिलेशन हो सकता है। या फिर किसी के मन में भी अगर आप देखोगे, जैसे मान लो आप एक मतलब एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस में आप देख रहे हो और आपको आप देख कर ये बात कह सकते हो कि इसमें तो जो आर्बिट्रेटर है उसका डिसीजन तो बायस जाना है, तो ये भी एक ग्राउंड है। या फिर मान लो जो आर्बिट्रेटर है 12 महीने के अंदर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है डिस्पोज करनी होती है, तो मान लो सफिशिएंट टाइम नहीं दे, उसे ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, 12 महीने के अंदर सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, इस चीज का भी डिस्क्लोजर होगा। और डिस्क्लोजर ना 6th शेड्यूल में जो मैनर है उस हिसाब से होना चाहिए, जो भी मतलब प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है 6th शेड्यूल के अंदर उसे फॉलो करना है। और ऐसा नहीं है कि बस अपॉइंटमेंट के टाइम ही डिस्क्लोजर होना है, जब काम कर रहा है आर्बिट्रेटर तब भी डिस्क्लोजर हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार चुन लिया गया तो चुन लिया गया। यू पावर हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, पावर को होल्ड करना भी डिफिकल्ट होता है। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं कि आप चैलेंज कैसे करोगे आर्बिट्रेटर को, किस मतलब क्या प्रोसीजर है। तो अगर एग्रीमेंट हो रखा है तो वही है कि आप अपने जैसे पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है आप उस हिसाब से चैलेंज करो, जो भी उन्होंने तरीका मतलब अपनाया होगा कि हम इतने दिन बाद चैलेंज करेंगे। अगर नहीं है एग्रीमेंट तो जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ आपका तो 15 दिन के अंदर चैलेंज करो।
कि जैसे ही आपको ये ग्राउंड्स पता लग जाते हैं, जो भी मैंने ऊपर आपको ग्राउंड्स बताए हैं, वो सारी चीज़ें जैसे ही आपको पता लगती है 15 दिन के अंदर आपको चैलेंज करना होगा। और अगर मान लो अगले स्लाइड पे आता है, मान लो अगर 16 आर्बिट्रेटर है, एक ही आर्बिट्रेटर है, और मान लो दोनों पार्टी उसके इलेक्शन को जो है चैलेंज कर रहे हैं, तो भाई उसे तो अपनी सीट खाली करनी पड़ जाएगी। और अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हैं, अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा। मान लो एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है, अब क्या हो रहा है कि आप किसी, मान लो 3 आर्बिट्रेटर है, आप एक आर्बिट्रेटर के खिलाफ जो है बात कर रहे हो कि ये जो इंसान है ये बायस्ड है, तो आप जाते हो, तो आर्बिट्रेटर जो है ना, बाकी 2 आर्बिट्रेटर वही मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये जो आर्बिट्रेटर है तीसरा, वो डिसाइड करेगा या नहीं कर, मतलब तीनों आपस में मिलकर बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, मतलब खुद के केस में खुद ही जज बनते हैं। तो इट इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। और मान लो आप अपनी बात लेकर गए, आपने चैलेंज किया, लेकिन आपका चैलेंज सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। मान लो वही तीनों आर्बिट्रेटर मिलके आप मतलब अपना काम कर रहे हैं, तो अब जो फैसला सुना देंगे वो बाइंडिंग होगा, वो फैसला मानना होगा, प्रोसीडिंग उस हिसाब से कंटिन्यू होगी और आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अभी भी एक रास्ता है, आप उनके अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो। कैसे चैलेंज करोगे? सेक्शन 34 में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बता रखा है, तो हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। हम ये बता देंगे कि जो पार्टीज थी वो तो इनकम्पिटेंट है, या फिर जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वही इनवैलिड है, तो हम इसका अवार्ड कैसे मान लें? या फिर हम ये कह देंगे कि प्रॉपर नोटिस दिया ही नहीं, एक पार्टी कह देगी मुझे तो प्रॉपर नोटिस मिला ही नहीं है, वो भी क्यों मानेगी अवार्ड? या फिर जो है इनके जुरिस्डिक्शन के बाहर है आर्बिट्रेटर के, या फिर पार्टीज के अकॉर्डेंस में नहीं चल रहा है। पार्टीज यहाँ पे दाता है ना, तो पार्टीज के हिसाब से चलना ही चाहिए। फिर अगले स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट। इसका क्या मतलब जिस अथॉरिटी से आर्बिट्रेटर एक्ट कर रहा था ना, वो मतलब जिस भी अथॉरिटी से है, जिस भी क्वालिफिकेशन की वजह से है, अब वो है नहीं, मतलब जिस रास्ते से है उल्टे पैर वापस जाने की बात हो रही है, ये है टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरीके क्यों होता है? तो एक तो इनकैपेसिटी हो जाती है आर्बिट्रेटर की, इनकैपेसिटी डीजर डिफेक्ट हो जाता है। मान लो अपना काम नहीं कर पा रहा है, उसकी नेशनैलिटी जा चुकी है, मान लो आपने नेशनैलिटी को ही देखकर उसे अपॉइंट किया था, उसकी नेशनैलिटी चली गई, मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर खुद ही मना कर देता है, या फिर कोर्ट जो है वो मना कर देती है, या फिर पार्टीज के बीच में खुद ही अग्रीमेंट हो जाता है। अब आता है अगली साइड पे। अब मान लो वो आर्बिट्रेटर तो चला गया उल्टे पैर, तो अब कोई और आर्बिट्रेटर आएगा फैसला सुनाने? हाँ आएगा। तो उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? तो जिस भी हम अगले आर्बिट्रेटर को चुनेंगे ना, उसके अंदर सेम क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए जो कि हमने पहले आर्बिट्रेटर को चुनते समय लगाई थी, और ये जो प्रोसीडिंग हो चुकी है उन्हें वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनका मन है तो वो लोग कर सकते हैं, कोई मना करने वाली बात नहीं है। अब आता है अगले साइड पे, तो यहाँ पे देखते हैं केस लॉस। तो इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में ये कहा गया कि अगर मान लो पार्टीज ने ये चुन रखा है कि जो चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ आईपीडीएल है वो एज आर्बिट्रेटर एक्ट करेगा, तो आप किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को आर्बिट्रेटर चुन रहे हो, तो पार्टीज चैलेंज करेंगे और वो चैलेंज होगा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उनके बीच में तो ऐसा एग्रीमेंट था ही नहीं ना। और आता है अगले स्लाइड पे। इस केस में ये कहा गया कि इसमें एक जस्टिस थे, मतलब वो एज आर्बिट्रेटर काम कर रहे थे, तो उनके ये बोला गया कि वो ना इम्पार्शियल है, तो कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि जस्ट बिकॉज उन्होंने एक लीगल एडवाइस दिया है कुछ साल पहले, इट डजंट मीन कि उनका डिसीजन जो है बायस्ड होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू।